मूवी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम का आदमी दिखाया जाता है जो सुबह जगने के बाद अपनी बेटी को प्यार करने लगता है और इसी समय पर बेबी सिटर आ जाती है। तो जेम्स बेबी को उसके हवाले करके अपने काम पर चला जाता है जहां उसके दोस्त पहले से ही एक वैन में इंतजार कर रहे थे। तो इन लोगों का तामझाम देखकर हमें समझ आ जाता है कि जेम्स का क्रू प्रोफेशनल रॉबर्स हैं जो हाल ही में एक हाइस्ट को अंजाम देना चाहते हैं, जिसे अंजाम देने के लिए वो लोग एक बैंक चले जाते हैं जहां पर सभी कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है। मगर बैंक का मैनेजर काफी ज्यादा अड़ियल था जो वॉल्ट के कोड्स पूछे जाने पर इन्हें बेवकूफ बनाने लगता है। मगर इस सब के बारे में जेम्स को पहले से ही अंदाजा हो गया था जो इस बंदे को अच्छे से कोड देता है एंड एज अ रिजल्ट मैनेजर उन्हें वॉल्ट के कोड्स दे देता है जिनका यूज करके ये लोग वॉल्ट में एंटर कर जाते हैं जहां पर काफी सारा कैश रखा हुआ था। तो ये लोग जल्दी से इन पैसों को अपने बैग्स में भरने लगते हैं एंड सरप्राइजिंगली इनकी चोरी बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाती है। तो ये लोग खुशी से बाहर जाने लगते हैं मगर बाहर इन लोगों की मौत इंतजार कर रही थी क्योंकि कैसे भी FBI को इस बारे में पता चल गया था जो रॉबर्स के बाहर आते ही उन पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे रॉबर्स का एक मेंबर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो ये सब देखकर माइक नाम के बंदे की पूरी तरह से सनक जाती है जो पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है जिसमें कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये सब देखकर बाकी रॉबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब उनके हाथों से पुलिस वाले मर चुके थे और एज अ रिजल्ट उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। मगर इस सब का माइक पर जरा भी असर नहीं होता है जो पुलिस वालों को तगड़ी टक्कर देने लगता है। मगर जल्द ही इनकी हालत बद से बदतर हो जाती है क्योंकि पुलिस का बैकअप यहाँ आ चुका था जो बड़ी चालाकी से इनके ड्राइवर को ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी अब रॉबर्ट्स का भाग पाना मुश्किल हो चुका था। तो जेम्स कुछ सोचकर पीछे हटने के ऑर्डर्स दे देता है मगर माइक इन ऑर्डर्स को डिसोबे करके गोलियां फायर करता रहता है जिससे पुलिस और उसके बीच घमासान मचा हुआ था। और इसी समय टीम का एक और मेंबर मारा जाता है जो देखकर जेम्स की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो अपने एक इंजर्ड पार्टनर को लेकर यहाँ से निकल जाता है जहाँ वो एक कार को चुरा कर भागने की कोशिश करने वाला था मगर उससे पहले ही माइक यहाँ आ जाता है जो न जाने कैसे पुलिस से बच गया था। तो ये लोग कार लेकर यहाँ से भागने लगते हैं जिनका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है मगर जेम्स काफी ज्यादा चालू था जो पुलिस वालों को चकमा देकर अपनी कार को चेंज कर लेता है जिससे अब इन्हें पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मगर जेम्स को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी जो अपनी चुराई हुई कार को आग लगा देता है। ऑब्वियसली वो सभी तरह के एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और फिर जल्द ही रात हो जाती है जहां इंसिडेंट वाली जगह को पुलिस ने घेर लिया था। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम एजेंट फ्रैंक को दे दिया जाता है जो पुलिस वालों से हेल्प की उम्मीद करने लगता है मगर पुलिस वालों का लेफ्टिनेंट उसे अच्छे से सुना देता है कि तुम्हें इस रॉबरी की इंफॉर्मेशन पहले से मिल चुकी थी तो तुम्हारे लोगों ने पहले ही उन रॉबर्स को अरेस्ट क्यों नहीं किया था। अगर तुमने पहले ही एक्शन लिया होता तो आज हमारे 6 जवान जिंदा होते। जो बात सुनकर फ्रैंक भी काफी ज्यादा अपसेट था मगर वो उस पुलिस वाले को भरोसा दिलाने लगता है कि हमें टाइमली इंटेल प्रोवाइड नहीं की गई थी। मगर इस सबसे लेफ्टिनेंट को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो रॉबर्ट्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जान से मारना चाहता था। जिसके बाद फ्रैंक अपने सबऑर्डिनेट्स एजेंट निको से पूछताछ करने लगता है जो फ्रैंक को सारा माजरा रिवील कर देते हैं कि आज कुछ रॉबर्स ने इस बैंक को लूटने की कोशिश की थी एंड एज यूजुअल हम उन लोगों को रोकना चाहते थे मगर रॉबर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे जिन लोगों ने डायरेक्टली हम लोगों पर हमला कर दिया था। प्रोबेबली रॉबर्स मिलिट्री बैकग्राउंड से क्योंकि उनकी प्लानिंग रिट्रीट बिल्कुल एक साथ थी मानो वो लोग मशीन्स की तरह काम कर रहे थे। जो बात सुनकर फ्रैंक सीरियस हो जाता है क्योंकि अब उसका पाला कुछ खतरनाक लोगों से पड़ने वाला था। तो लोग बैंक की एम्प्लॉयज से पूछताछ करने लगते हैं जिनमें से एक लेडी उन्हें क्लियर कर देती है कि उसने 2 चोरों को बात करते हुए सुन लिया था जिनका बोलने का तरीका यहाँ के लोकल्स का है, यानी चोरों में से 2 लोग इसी टाउन के हैं। जो बात सुनकर एवा नाम की एम्प्लॉय काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है जिसके बाद फ्रैंक टाउन में मौजूद सभी एक्स मिलिट्री का बैकग्राउंड चेक करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो न जाने क्यों
काफी ज्यादा नर्वस था और इसी समय जेम्स और माइक अपने इंजर्ड पार्टनर को लेकर यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिल की पूरी तरह से चटक जाती है। मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही माइक बिली को अच्छे से कूटने लगता है, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि बिली ने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा। मगर बिली उसे क्लियर कर देता है कि मुझे भी इस डील से फायदा होने वाला था। प्रोबेबली इस इंटेल को एडविन स्मॉल्स ने लीक कर दिया होगा। जो बात सुनकर बाकियों को भी एहसास हो जाता है कि प्रोबेबली ये धोखाधड़ी एडविन ने की होगी। वैसे बिल इन लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करता था, मगर अब वो उन चुराए हुए पैसों को क्लीन करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। तो वो इनकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है। जो बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा अपसेट था। तो बिली उन्हें रिवील कर देता है कि टाउन में नेसी नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो बड़ी आसानी से इस अमाउंट को क्लीन कर सकता है, मगर वो इस हिस्से का 40% लेना चाहता है। जो बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा अपसेट था, मगर उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो मजबूर होकर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी समय पर जेम्स की लवर एवा भी यहाँ आ जाती है, जो डायरेक्टली माइक पर हमला कर देती है, क्योंकि अब माइक की वजह से उन लोगों को हंट करके मारा जाएगा। वेल ऑब्वियसली माइक का दिमाग खराब हो चुका था, जो हर समय धूम धड़ाका करना चाहता है, और सिर्फ उसी की वजह से अब 6 पुलिस वाले मर चुके थे, जिनके लिए अब पुलिस उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली है। मगर वो लेडी कुछ बेवकूफी कर पाती उससे पहले ही जेम्स लेडी को बाहर ले जाकर समझाने लगता है कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, हमें जल्द से जल्द पैसे चेंज कराकर ये शहर छोड़ना होगा। जो बात सुनकर लेडी भी शांत हो जाती है। वेल ये लेडी बैंक में काम किया करती थी और इसी लेडी ने इन्हें बैंक की डिटेल्स लीक की थी, जिसके बाद इन लोगों के इंजर्ड पार्टनर की हालत बद से बदतर हो जाती है। तो वो लोग जॉन का इलाज करवाने के लिए अपने मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाने लगते हैं। वहीं अब तक FBI एजेंट्स उस जली हुई कार को ढूंढ लेते हैं, जिसे जेम्स ने अबेंडन करके जला दिया था। तो इस कार को इन्वेस्टिगेट करके एजेंट्स को समझ आ जाता है कि रॉबर्स कुछ ज्यादा ही चालू हैं, जिन्होंने किसी भी तरह के एविडेंस पीछे नहीं छोड़े थे। साथ ही फ्रैंक को एहसास हो चुका था कि इस केस वाले रॉबर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं, जिन्हें पकड़ पाना मुश्किल होने वाला था। मगर फ्रैंक फिर भी अपने एजेंट से पूछताछ करने लगता है कि हमें इस चोरी के बारे में इंटेल आखिर कैसे मिली थी। तो एजेंट निको उसे क्लियर कर देता है कि हमें इंटेल रिवील करने वाला आदमी एडविन स्मॉल्स है, जो शायद पहले रॉबर्ट्स के लिए काम किया करता था, मगर न जाने क्यों उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो फ्रैंक एडविन से मिलने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि एडविन से मिलकर वो लोग चोरों के बारे में पता लगा सकते थे। जिसके बाद हमें क्लैरेंस नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि पहले जेम्स की टीम का मेडिकल एक्सपर्ट हुआ करता था। तो वो लोग जॉन के इलाज के लिए क्लैरेंस के घर आ जाते हैं, जहां जॉन की हालत देखकर क्लैरेंस उसे ट्रीटमेंट देने लगता है। मगर अब जॉन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, तो वो इस बारे में माइक को इन्फॉर्म कर देता है कि इस बंदे को यहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, अगर इसे बचाना है तो इसे प्रॉपर हॉस्पिटल ले जाना होगा। जो बात सुनकर माइक सीरियस हो जाता है, क्योंकि जॉन का बच पाना ऑलरेडी मुश्किल था। वहीं बिली ने नेसी नाम के गैंगस्टर से डील कर ली थी, मगर इस डील में उन्हें बहुत बड़ा घाटा होने वाला था, क्योंकि वो नेसी से बात करने के बाद जेम्स को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारे पैसे को तो क्लीन कर दिया जाएगा, मगर नेसी इस लूट का 70% लेना चाहता है। जो बात सुनकर जेम्स की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि नेसी तो उनकी सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें लूटना चाहता है। मगर मजबूरी में जेम्स इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर वो इस डील के बारे में माइक को इन्फॉर्म नहीं करता है। और फिर ये लोग डील वाली लोकेशन पर चले जाते हैं, जहाँ पर एवा को डर लगने लगा था। तो जेम्स उसे भरोसा दिलाने लगता है कि मनी क्लीन हो जाने के बाद हम अपनी बेटी का इलाज करा सकते हैं। जो बात सुनकर एवा को तसल्ली मिल जाती है, मगर इनकी फैमिली प्लानिंग अधूरी रह जाती है, क्योंकि अब तक नेसी के गुंडे यहाँ आ चुके थे, जो डील के हिसाब से पैसों को काउंट करने लगते हैं। मगर ये सब देखकर माइक काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि क्लीन किया गया मनी काफी ज्यादा कम था। तो वो इस बारे में जेम्स से पूछताछ करने लगता है, जो फाइनली उसे रिवील कर देता है कि हमें सिर्फ डील का 30% मिलने वाला है। जो बात सुनकर माइक की पूरी तरह से सनक जाती है, और यही बात नेसी के गुंडों को पसंद नहीं आती है, जो इन पर गोलियां तान कर थ्रेटन करने लगते हैं। मगर माइक डरने वालों में से नहीं था,
जो बिना हेजिटेशन के बैड गाइज पर गोलियां चला देता है, जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली गन फाइट चालू हो जाती है। तो मजबूरी में जेम्स को उसका साथ देना पड़ता है, जो दोनों मिलकर इन बैड गाइज को ऊपर पहुंचा देते हैं। मगर ये सब देखकर एवा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब माइक ने उनके लिए नर्व का द्वार ओपन कर दिया था, जिसके लिए अब उन्हें पुलिस के साथ साथ गुंडे भी चेज करने वाले हैं और इन लोगों से बचना लगभग नामुमकिन था। मगर फिलहाल के लिए वो भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें अंदाजा नहीं हुआ था कि शूटआउट में नेसी के गुंडे की जान बच गई थी, जो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में नेसी को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं एफबीआई वालों ने एडविन स्मॉल्स को अरेस्ट कर लिया था, जो पहले टीम का टेक्निकल सपोर्ट हुआ करता था। तो उससे पूछताछ करने पर एजेंट्स को पता चल जाता है कि इनफैक्ट वो रॉबर्स के लिए काम नहीं करता है, बल्कि उसे तो फोर्स करके काम करवाया जाता था और इसी वजह से उसने मौके का फायदा उठाकर रॉबर्स को बिट्रे कर दिया था। मगर इस बात पर फ्रैंक को भरोसा नहीं होता है, जहां काफी देर इंटेरोगेशन के बाद इन लोगों को जेम्स और माइक के बारे में पता चल जाता है। तो ये लोग जेम्स और माइक को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर फ्रैंक अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि रॉबर्ट्स को बैंक की डिटेल्स पहले से मालूम थी, यानी बैंक में उनका कोई इंटरनल सपोर्ट मौजूद है। तो फ्रैंक बैंक के सभी एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइक एंड टीम बिली के घर लौट आई थी, जहां उनका थर्ड पार्टनर जोन्स भी मौजूद था, जिसे सही सलामत देखकर माइक काफी ज्यादा सरप्राइज था। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बिली इन पर भड़कने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने नेसी के भाई ब्रिल को मार दिया था। तो अब नेसी फुल फोर्स के साथ उन्हें हंट करने वाला है। मगर इस सब से माइक को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। मगर अब जेम्स की पूरी तरह से सनक चुकी थी, क्योंकि अब वो माइक की हरकतों से तंग आ चुका था, जो माइक से सेपरेट होने का डिसाइड कर लेता है। मगर ये बात माइक को पसंद नहीं आती है, जिनकी बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि ये दोनों इनफैक्ट सगे भाई हैं, जहां बचपन से ही माइक अपने भाई को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। मगर अब जेम्स उसका साथ देना नहीं चाहता था, जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। मगर इनका मैटर सॉल्व होता उससे पहले ही नेसी के गुंडे यहाँ आ जाते हैं, जो बिना हेजिटेशन के बिली का हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। साथ ही बाकियों को भी कैप्चर कर लिया जाता है। वहीं एफबीआई को एवा के बारे में पता चल चुका था, जो बैंक एम्प्लॉय होने के साथ साथ जेम्स की लवर भी थी। तो उन्हें एहसास हो जाता है कि बैंक में मौजूद कैश के बारे में एवा ने ही इंटेल लीक की होगी। तो वो लोग एवा को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी उन्हें शूट आउट की रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि किसी ने नेसी के गुंडों का बेरहमी से खून कर डाला है। तो उन लोगों को जल्द ही एहसास हो जाता है कि शूट आउट से रॉबर्ट्स का कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उन पैसों को क्लीन करना चाहते थे और पूरे सिटी में नेसी ही इतने पैसों को क्लीन कर सकता था। तो वो लोग नेसी को भी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेसी के गुंडों ने जेम्सन पार्टी को कैप्चर कर लिया था। तो ये सब देखकर एवा काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो इस सब के लिए माइक को जिम्मेदार ठहरा रही थी। पर इनका इमोशनल ड्रामा पूरा हो पाता उससे पहले ही नेसी यहाँ आ जाता है, जो इन लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करके ऊपर पहुंचाना चाहता था। मगर अब तक माइक के भेजे में उसका दिमाग वापस लौट आया था, जो नेसी को टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हारा भाई ब्रिल बहुत ज्यादा फट्टू था, जिसने मरने से पहले जान की भीख मांगी थी, मगर फिर भी मैंने उसे बेरहमी से मार दिया था। वेल ऑब्वियसली वो ऐसा करके अपने भाई को बचाना चाहता था। मगर इस सब का नेसी पर जरा भी असर नहीं होता है, क्योंकि उसने इन लोगों के लिए इविल प्लान्स बना रखे थे, जिसका डेमो देने के लिए वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इंतजाम कर लेते। जो सब देखकर एवा काफी ज्यादा डर जाती है। मगर नेसी का आदमी बिना रहम के जोन्स पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने लगता है, जिससे बेचारे जोन का हलवा बन जाता है। तो ये सब देखकर जेम्स की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि अगला नंबर उसका ही आने वाला था। मगर जेम्स काफी ज्यादा चालू है, जो मौका पाते ही नेसी पर हमला कर देता है। और इसी समय पर माइक ने अपने आप को आजाद करा लिया था, जो एक गुंडे को मारते हुए जेम्स को भी फ्री कर देता है। और फिर यहाँ पर तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। साथ ही माइक ने अपनी शॉटगन से नेसी की खोपड़ी खोल दी थी, जिससे उनके सभी एनिमीज खत्म हो जाते। मगर अभी भी ये लोग खतरे से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो वो लोग बच्चे कुछ बैड गाइज को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं।
साथ ही माइक इन लोगों से सेपरेट होने का डिसाइड कर लेता है, मगर ये लोग कुछ दूरी भाग पाते हैं उससे पहले ही पुलिस यहाँ आ जाती है जो इन लोगों को अरेस्ट करने के बजाय ऊपर पहुंचाना चाहती थी। तो जेम्स अपनी लवर और बेटी की खातिर सरेंडर कर देता है, मगर उसे पकड़ पाते उससे पहले ही माइक यहाँ आ जाता है जो उन पुलिस वालों को मारकर अपने भाई की जान बचा लेता है। मगर वो लोग भाग पाते उससे पहले ही फ्रैंक और उसकी टीम यहाँ आ जाती है। तो माइक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिससे सभी पुलिस वाले और एजेंट्स का ध्यान माइक पर चला जाता है। ऑब्वियसली वो FBI और पुलिस का ध्यान खींचकर जेम्स को भागने का मौका देना चाहता है, जिस बात का एहसास जेम्स और एवा को भी हो चुका था। तो वो लोग भीड़ में छुपकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं माइक एजेंट से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है जिसको ऑब्वियसली बुरी तरह से चेस किया जाता है, मगर माइक काफी ज्यादा चालू था जो एजेंट निको को हॉस्टेज बनाने में कामयाब हो जाता है। पर वो कुछ टूचियापा कर पाता उससे पहले ही एजेंट फ्रैंक यहाँ आ जाता है जो माइक की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है, जिससे माइक की हालत बद से बदतर हो जाती है जो अब कुछ ही मिनटों में ऊपर पहुंचने वाला था। तो फ्रैंक उससे जेम्स के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर माइक इनके सामने झूठ बोल देता है कि जेम्स को तो नेसी के आदमियों ने मार दिया था। जो बात सुनकर FBI एजेंट्स काफी ज्यादा अपसेट थे। तो वो लोग जल्दी से नेसी के अड्डे पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें इन्वेस्टिगेट करने पर पता चल जाता है कि एसिड के टैंक में एक आदमी को डाल दिया गया था और उसी एसिड टैंक में उन्हें जेम्स का लॉकेट मिल जाता है। तो वो लोग माइक की बातों पर यकीन करके एज्यूम कर लेते हैं कि जेम्स इस एसिड में गिर के मर गया होगा। तो वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने का डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि अब सभी बैड गाइज ऊपर पहुंच चुके थे। वहीं जेम्स और एवा पुलिस से छुपते हुए अपने घर जाने लगते हैं, मगर लास्ट मोमेंट पर जेम्स अकेले ही गायब होने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि वो अपनी लवर और बेटी की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता था। जिसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस ने उस केस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो एजेंट फ्रैंक एवा से मिलने चला जाता है जहां वो एवा से चोरी के बारे में पूछताछ करना चाहता था, मगर उसे एवा के हाथ में जेम्स की बेटी नजर आ जाती है। तो फ्रैंक कुछ सोचकर एवा को बख्श देता है क्योंकि वो एवा को अरेस्ट करके बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं जहां अब एवा की बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी। साथ ही पुलिस ने इस मैटर को भी खत्म कर दिया था। तो एवा अपनी बेटी को लेकर जेम्स के पास चली जाती है जहां वो लोग अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर सकते थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।